वेलकम वेलकम टू सोशलॉजी स्टडी। दोस्तों, सोशलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और ये आज का हमारा लेक्चर है यूपी पीजीटी 2022 जो भी नई भर्ती आई है, और विषय है समाजशास्त्र। हल प्रश्न पत्र 2003 का हम इसमें हल करा रहे हैं। और प्रैक्टिस सेट फर्स्ट, इसमें 40 MCQ रहेंगे और इस के 2 लेक्चर रहेंगे। ये पहला पार्ट है और सेकंड पार्ट हम जल्द ही लेकर आएंगे। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मित्रों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आने वाला कोई भी लेक्चर आप तक पहले से ही नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। प्रवक्ता चयन परीक्षा 2003 का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र देखेंगे कि ये देख लीजिए आप, समाजशास्त्र विषय है। और पहला MCQ आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन कहता है सामाजिक संरचना की परिभाषा अंतःक्रियारत सामाजिक शक्तियों के जाल के रूप में किसने की थी? पहला है E.W. स्टीवर्ट ने, और दूसरा दिया है टालकार्ड पार्सन्स ने, तीसरा कार्ल मैनहील ने, चौथा है N.F. नाडेल। ये कौन से विद्वान थे, कौन से विज्ञान ने दिया था विद्वान ने? इसका आंसर बताना आपको, फटाफट बताएं। प्रश्न नंबर पहला का आंसर हो जाएगा तीसरा, कार्ल मैनहील। और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका ये रहा, भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत किसी आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में घोषित किया जा सकता है? और धारा 339 के अनुसार, और धारा 342 के अनुसार, धारा 244 के अनुसार और धारा 275 के अनुसार। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर बताएं। और इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा, धारा 342 के अनुसार। संविधान के 342 ने जनजातियों को परिभाषित किया था और इसके अंतर्गत लिखा गया है कि राष्ट्रपति सर्वाधिक अधिघोषणा द्वारा जनजातियों या जनजातीय समुदायों या उनकी अंगों या समूहों को अनुसूचित जातियों घोषित कर सकता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर तीसरा, मुस्लिम विवाह क्या है? एक पवित्र संस्कार है, एक समझौता है, ए एवं बा दोनों हैं, और इनमें से कोई नहीं। तीसरे का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा, प्रश्न दूसरा आंसर एक समझौता, यानी कि मुस्लिम विवाह एक समझौता होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है, इसको आपको पहचानना है। पहला है वर्गों के 4 प्रकार होते हैं जबकि जातियाँ असंख्य होती हैं, यानी कि वर्ग होते हैं उसके 4 प्रकार होते हैं और जनजातियाँ असंख्य होती हैं। और दूसरा है वर्गों का निर्धारण व्यवसाय से होता है जबकि जाति का निर्धारण जन्म से होता है। और तीसरे में है वर्ग एक खुला वर्ग होता है जबकि जाति बंद वर्ग होती है। और चौथा दिया है उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो आई होप इसका आंसर आप सभी को पता है। चौथा का आंसर क्या है? इसका आंसर है उपयुक्त सभी, यानी कि सारे जितने हैं पहला दूसरा तीसरा ये सभी सही हैं, सत्य कथन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सम्मति प्राय किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करना, यानी कि कोई लोग, जब हम लोग मिलते हैं आपस में तो हम लोग किसी न किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही मिलते हैं। यह किसने परिभाषित किया था? पहला है जिन्सबर्ग ने, और दूसरा है गिलिन एवं गिलिन महोदय ने, और बोडार्क ने, बोगार्ड हैं ये, और चौथा है मैकाइवर ने। किसने परिभाषित किया था ये? प्रश्न नंबर 5वां का आंसर बताएं। और प्रश्न नंबर 5वां का आंसर है तीसरा, ये रहा आपका बोगार्ड। ठीक है। और परिभाषा देखते हैं इसकी। बोगार्ड के अनुसार सम्मति सामान्यतः किसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु व्यक्तियों का मिलकर कार्य करना है। और मैकाइवर की बात करें तो इन्होंने कहा था सम्मति किसी हित या कुछ हितों की सामूहिक प्राप्ति के लिए विचारपूर्ण निर्मित संगठन है और इसके सदस्य इसमें सामान्य सहभागी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने,
समाजशास्त्र क्या है, यानी कि सोशलॉजी क्या है, व्हाट इज़ सोशलॉजी। सामाजिक दर्शन है, सामाजिक विज्ञान है, समाज सुधार आंदोलन है, समाजवाद का एक प्रकार। तो इसका आंसर आप सभी को पता है, इसका आंसर हो जाएगा आंसर 2, समाज विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। 7 कहता है किस वर्ष मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का निर्माण करना अपना मूलभूत उद्देश्य घोषित किया था, यानी कि जो मुसलमान वर्ग थे उन्होंने पाकिस्तान का निर्माण करना अपना मूलभूत उद्देश्य घोषित किया था। सन है 1939 में और 1940 में, 1941 है और 1942। ये कौन से सन में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा दूसरा, 1940 में। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में, ये आपका ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस सुधार के अंतर्गत केंद्रीय विधानसभा प्रांतीय विधानसभाओं, नगरपालिकाओं, जिला बोर्डों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स और विश्वविद्यालय के लिए चुनाव सिद्धांत को मान्यता दी थी? पहला है प्रांतीय स्वायत्तता 1935 में है और दूसरा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में और तीसरा दिया है मॉरेल मिंटो सुधार 1909 में और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8वां का आंसर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ये सारे कथन गलत हैं आपके, इनमें से कोई नहीं है सुधार के अंतर्गत की बात करें। और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात नगरपालिकाओं, जिला बोर्ड, चैम्बर और विश्वविद्यालय के लिए चुनाव के सिद्धांत को मान्यता दी थी। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा और आपका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नौरोजी। किसके द्वारा दी गई थी कांग्रेस की स्थापना? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1905 में। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, इसका आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने ही 1905 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। वर्ष 1905 में स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। ये बहुत बार पूछी जा चुकी है पीजीटी में, इसको नोट कर लेना। आप नोटबुक ज़रूर लेके बैठें। कोई भी टॉपिक क्वेश्चन है आपको डाउट लग रहा है तो उसको आप नोट कर लें अपनी नोटबुक में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जलवायु संपूर्ण सभ्यता के विकास और निवास का कारण हो सकता है, यह कथन किसका है? गिलिन एवं गिलिन का है कि मैकाइवर और पेज का है, बोगार्ड एवं मूरे का है, बकल एवं हंटिंगटन का है? ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा 4, बकल एवं हंटिंगटन। इसका देखते हैं। हंटिंगटन ने जलवायु के प्रभाव को मानव क्रियाओं पर अंतिम माना और सभ्यता की उत्पत्ति, विकास एवं निशान आदि सभी परिस्थितियों एवं पूर्णता उस स्थान की जलवायु द्वारा निश्चित होती है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने ये रहा। वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप था मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, मातृवंशीय और पितृवंशीय। कौन सा स्वरूप था वेस्टरमार्क के अनुसार? इन्होंने कौन सा स्वरूप दिया था परिवार का? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताएं फटाफट। इसका आंसर हो जाएगा पितृसत्तात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 12, परिवार शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ये आपको गलत कथन को पहचानना है। पहला दिया है रक्त अथवा विवाह द्वारा संबंधित नातेदारी समूह द्वारा, दूसरा है सामान्य पूर्वजों वाला एक समूह, और तीसरा है अपने बच्चों के साथ एक व्यक्ति, और चौथे में दिया है एक आवास में रहने वाले व्यक्तियों का एक समूह है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताएं। क्या है क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 4, एक आवास में रहने वाले व्यक्तियों का एक समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने ये रहा।
निम्नलिखित में से कौन संस्था है? महाविद्यालय, विवाह, परिवार और उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप सभी को पता है, इसका आंसर हो जाएगा 4, उपयुक्त सभी। विश्वविद्यालय भी संस्था है और विवाह भी संस्था है, परिवार भी संस्था है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बिरला का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन, बिरला मुंडा है ये, बिरला का संबंध किस आंदोलन से था? मुंडा विद्रोह, ताना भगत आंदोलन और संथाल विद्रोह और राजमोहिनी देवी आंदोलन। किससे था बिरला का संबंध, किस आंदोलन से था? इसका आंसर है मुंडा विद्रोह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बिरला मुंडा की बात करें तो यह है जिसमें रांची के दक्षिण में 1919 से 1900 के बीच विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ये 5 दिख रहा है आपको, इधर एक भी है, 15 है। 15 कहता है निम्नलिखित में से कौन सम्मति नहीं है? एक पार्क में टहलने वाले वृद्ध व्यक्ति, श्रम संघ और बोट क्लब और टेनिस क्लब। कौन सी सम्मति नहीं है? 15 का आंसर बताएं। और इसका आंसर हो जाएगा पहला, एक पार्क में वृद्ध व्यक्ति जो टहलते हैं वह सम्मति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन समुदाय का उदाहरण है? कम्युनिटी का उदाहरण कौन सा है? भारतीय मूल के लोग और भारतीय समाज, श्रम संघ और इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 16 का कौन समुदाय का उदाहरण है, बताएं फटाफट। इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने, प्रतिष्ठा योजना किससे संबंधित है? पहला है सिर पर मानव बल ढोने वाला सफाई कामगार, और दूसरा दिया चर्मकार, और तीसरा है बसोड़, और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। 17 का आंसर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा पहला, सिर पर मानव मतलब जो काम को करते हैं, वो जो ढोते हैं, बोझ ढोते हैं, वह प्रतिष्ठा योजना से संबंधित है। पहला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने ही रहा, ये लीजिए। 18 कहता है भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत अधिनियम में पहला अधिनियम था। पहला दिया है पश्चिम बंगाल भूमि सुधार अधिनियम 1956 में, और दूसरा है जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950 में, और बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 में, और मुंबई किराएदारी अधिनियम 1939 में। कौन सी डेट में भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत अधिनियम था, पहला अधिनियम बना था? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताएं। इसका आंसर है जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950, दूसरा सही है आंसर। ये जमींदारी उन्मूलन अधिनियम की शुरुआत यूपी में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 के पारित होते हुए और 1952 तक राज्यों में इससे संबंधित विधेयक पारित हो गए थे। ठीक है, ये यूपी का क्वेश्चन है, ये इसको ज़रूर नोट कर लेना, क्योंकि यूपी का ही हम लोग पेपर देख रहे हैं। वो यूपी पीजीटी की जो वैकेंसी आई हैं, तो आई होप पूछ सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने। आदिवासी बोलियों के लिए देवनागरी लिपि में के उपयोग का परामर्श किसने दिया था? देवनागरी लिपि महात्मा गांधी ने, आपका जवाहरलाल नेहरू ने, वेरियस एल्विन ने, और चौथा है D.N. मजूमदार ने। कौन से थिंकर थे? इसका आंसर हो जाएगा बेनियल एल्विन ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने। हिंदू विवाह के कितने प्रकार हैं? केवल 1, 4 और 8 और 10। हिंदू विवाह के कौन से प्रकार हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है, कितने प्रकार के विवाह होते हैं। इसका आंसर है 8। ठीक है, 8 प्रकार के तो होते हैं, लेकिन कौन कौन से होता है उसका क्रम आपको बताना है कमेंट करके। और 8 प्रकार के विवाह होते हैं, ये देख लेना, ये लिखा भी है। पहले आपको देखना है, पहले आपको कमेंट करना है, उसके बाद देखना है। और अब हम तालिका, पुस्तकें और इधर लेखक हैं आपके, इनको देखते हैं। और कूटलेखन भी है, ये देखिए कूटलेखन। पहले पुस्तकें देख लीजिए, ठीक है, और कूटलेखन देख लीजिए। और इसका
आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपका पहला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला कैसे है। ए, सोशल स्ट्रक्चर, ये आपका WF ऑर्गन का है, ठीक है। और द इंडियन पीजेंट अपरूटेड, ये किसकी पुस्तक है? ये आपकी है, सेकंड आ जाएगा, मार्गरेट रीड। और द पोलिश पीजेंट, ये किसकी पुस्तक है? ये आपकी है थॉमस तथा जनांकिकी। और चौथा है, ये चौथा हो जाएगा आपका कल्चर सेट, किसकी है? ये कल्चर सेट आपकी पुस्तक किसकी है? डी का है 4, ये आपकी FH पेचिस, ठीक है। और इससे पहला आंसर सही है, ये देख लिए मिलान दिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने ये रहा। प्रतिलोम विवाह कहते हैं जब एक औरत किसी पुरुष के साथ विवाह विधेय किए जात के साथ रहती है। जब एक व्यक्ति वधू खरीदता है, श्रेष्ठ जाति की कन्या निम्न जाति के पुरुष से विवाह करती है कि श्रेष्ठ जाति का पुरुष निम्न जाति से विवाह करता है। ये प्रतिलोम विवाह क्या है? और अनुलोम प्रतिलोम, ये 2 प्रकार के विवाह हैं, ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा तीसरा। श्रेष्ठ जाति की कन्या होती है और निम्न जाति का पुरुष होता है, तो उसको अनुलोम विवाह कहते हैं। और इसका जस्ट अपोजिट उल्टा कर दीजिए, यानी कि श्रेष्ठ जाति का अगर हम पुरुष कर देंगे और निम्न जाति की अगर हम महिला कर देंगे तो आपका अनुलोम विवाह हो जाएगा। और ये पहले 2002 में आपको PGT ने ये प्रश्न आया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मुस्लिम वधू को दिए जाने वाला मूल्य ... कहलाता है। दहेज, वधू मूल्य, मेहर और मुआवजा। इसका आंसर है तीसरा, मेहर दिया जाता है। मेहर मुस्लिम विवाह को निकाह कहा जाता है। इस निकाहनामे के जगह में जो मेहर दिया जाता है वह रकम शामिल होती है जिसे विवाह के साथ या बाद में दूल्हा दुल्हन को देता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने। यह किसने कहा था कि समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतःक्रियाओं का अध्ययन है? पहला है मैक्स वेबर, और दूसरा है मैकाइवर, तीसरा है हॉबहाउस और चौथा है सोरोकिन। कौन से थिंकर ने दिया था समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतःक्रियाओं का अध्ययन? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताएं। इसका आंसर है तीसरा, हॉबहाउस। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, देखते हैं। 25 कहता है समाजशास्त्र की उपयोगिता क्या है? समाज विधेयक, वैज्ञानिक ज्ञान में अभिवृद्धि और नौकरी प्राप्त करने में सहायक और सामाजिक कल्याण में सहायक, उपयुक्त सभी। इसका आंसर बताएं 25 का। समाज विषयक, वैज्ञानिक ज्ञान अभिवृद्धि, और दूसरा है नौकरी प्राप्त करने में सहायक, तीसरा है सामाजिक कल्याण में सहायक, उपयुक्त सभी। कौन सा आंसर है? इसका आंसर हो जाएगा पहला, समाज विषयक वैज्ञानिक ज्ञान में अभिवृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, ये सूची, अवधारणा और विचारक हैं, इसको मिलान देख लीजिएगा आप। और इधर कूट लेखन भी है, इसको थोड़ा छोटा कर दे जिससे आपको सही देखने में आ जाए। इसका आंसर है 4, जो 3 स्तरों का सिद्धांत, ये आपका अगस्त कॉम्ट का है। और सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत, ये आपका दिया था वेलफेयर पेरोटे ने। और सामाजिक गतिशीलता, ये आपका 30C का है, सोरोकिन का है। और संस्कृतिकरण आपका MN श्रीनिवास जाएगा, ठीक है। तो आंसर 4 सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, समाज को सर्वहारा एवं बुर्जुआ वर्ग निम्न में से किसने विभाजित किया था? पहला सिगमंड फ्रॉइड ने, दूसरा गिलन ने, और तीसरा पार्क एवं बर्गेस ने, और चौथा कार्ल मार्क्स ने। इसका आंसर है 27 का 4, कार्ल मार्क्स। मार्क्स ने सामाजिक वर्ग की रचना अर्थशास्त्र में उत्पादन से संबंधित के आधार पर होती है। जिन व्यक्तियों का उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व और नियंत्रण होता है और जो उत्पादन को खरीदने और बेचने की हैसियत रखते हैं, वे वर्ग एक
एक वर्ग का निर्माण करते हैं, ठीक है। और इसके विपरीत ऐसे व्यक्ति जो केवल श्रम पर ही निर्भर रहते हैं वे दूसरे वर्ग का निर्माण करते हैं। इन्हीं दो वर्गों को उन्होंने क्रमशः बुर्जुआ और सरबराह कहा था, यानी कि जो एक काम लेता है और दूसरा काम देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। पंचायती राज संस्थाएं होती हैं एक स्तरीय, द्विस्तरीय और त्रिस्तरीय कि 4 स्तरीय। 28 का आंसर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा 28 का तीसरा, त्रिस्तरीय। और नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिस्तरीय राज्य संस्थाएं त्रिस्तरीय होती हैं। इन त्रिस्तरीयों का सबसे नीचे वाला भाग जो ग्राम सभा का है, और दूसरा भाग प्रधान की बात करें तो एक तहसील होती है, और तीसरा आपका ग्राम पंचायत, ठीक है। ये क्रम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सूत्रपात कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, और 2 अक्टूबर 1952 से, और 1 नवंबर 1956 से। कब से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में? 29 का आंसर बताएं। इसका आंसर तीसरा, 2 अक्टूबर 1952 से प्रारंभ हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों हेतु सरकारी नौकरियों में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था किस आर्टिकल में की गई थी, किस अनुच्छेद में की गई थी? अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 275, अनुच्छेद 330। कौन से आर्टिकल में SC/SC कैटेगरी की नौकरियों को सीटों के लिए आरक्षण दिया गया था? इसका आंसर है अनुच्छेद 335 के अंतर्गत। अनुच्छेद 335 के अंतर्गत आश्वासन देता है कि सरकार नौकरियों में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रखेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने। कार्ल मार्क्स के कथानुसार वर्ग संघर्ष में किन दो वर्गों के बीच संघर्ष होता है? पहला है पूंजीपति एवं सरबराह के बीच, दूसरा शासक एवं शासित के बीच, और तीसरा शिक्षित एवं अशिक्षित के बीच, चौथा है मालिक और मजदूर के बीच। किन दो वर्गों के बीच संघर्ष होता है? 31 का आंसर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, शासक और शासित के बीच ये संघर्ष होता ही रहता है। शोषण का पूर्ण नियंत्रण उत्पादन के साधनों पर होता है, जबकि शोषित वर्ग उत्पादन के साधनों से वंचित होता है, और इसलिए इन दोनों में सरपन हैस और सरबराह हॉप नोट्स वर्गों की संबोधित किया जाता है, और इन्हीं के बीच द्वंद्व होता रहता है, संघर्ष होता है, शासक और शासित वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने। 32 कहता है पूंजी का धन है। पूंजी वह धन है जिसका उपयोग श्रमिकों का शोषण करने के लिए किया जाता है। यह कथन किसका है? पहला दिया है मैक्स वेबर और मैक्स मूलर, और तीसरा है कार्ल मार्क्स, और चौथा आपका मैकाइवर। 32 का आंसर क्या है? इसका आंसर है कार्ल मार्क्स। पूंजी वह धन है जिसका उपयोग श्रमिकों का शोषण करने के लिए किया जाता है, ये मार्क्स ने कहा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन 33 आपके सामने ये रहा। औद्योगिक संघर्ष निम्न में से किस प्रकार का संघर्ष है? सामाजिक है, राजनीतिक है, आर्थिक है और संस्थागत है। कौन सा संघर्ष है? औद्योगिक संघर्ष। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताएं। इसका आंसर है 4, संस्थागत। हेडरनफोर्ड के अनुसार औद्योगिक संघर्ष संस्थागत हो जाता है जो किसी विशेष संस्था का संदर्भ में लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने। मैकाइवर ने सामाजिक प्रसारण के कार्यों में कौन सा सही नहीं है? मैकाइवर के सामाजिक प्रसारण में कार्यों में कौन सा सही नहीं है? पहला है प्रत्यक्ष सामाजिक प्रसारण, दूसरा अप्रत्यक्ष सामाजिक प्रसारण, और तीसरा है सैनिक सामाजिक प्रसारण। उपयुक्त में से कोई नहीं। 34 का आंसर बताएं। इसका आंसर है 3, सैनिक सामाजिक प्रसारण। मैकाइवर ने बताया था कि सामाजिक प्रसारण 2 प्रकार के कार्य करते हैं। एक तो विभिन्न लक्ष्यों को दृष्टि में रखकर स्थापित सामाजिक स्थितियों का केवल परिणाम है, और यह अप्रत्यक्ष सामाजिक प्रसारण है, यह अप्रत्यक्ष सामाजिक प्रसारण। और दूसरा प्रत्यक्ष,
ये निर्मित लक्ष्यों की प्राप्ति में सामाजिक योजना का प्रत्यक्ष परिणाम होता है। ठीक है, इसे प्रत्यक्ष सामाजिक प्रसारण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 आपके सामने। सत्ता का असमान वितरण वर्ग निर्माण और वर्ग संघर्ष के बीच उत्तरदायी है, यह किसने कहा था? कोज़र ने कहा था कि हेनरी फोर्ड ने कहा था कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि मिल्स ने कहा था? कौन से थिंकर थे जिन्होंने कहा था कि असमान वितरण वर्ग निर्माण और वर्ग संघर्ष के बीच उत्तरदायी है? 35 का आंसर बताएं। इसका आंसर है दूसरा है हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड ने कहा था कि सत्ता का विभिन्न रूप में वितरण अभिवार व्यवस्था सामाजिक संघर्ष निर्धनता का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने। धर्म यजमानस के लिए अफीम है, यह किसने कहा था? ये आपका कार्ल मार्क्स ने कहा था, सभी लोगों को पता है। 36 का आंसर बगैर देखे आप आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि कार्ल मार्क्स के ऐसे प्रश्न हैं जो सभी लोगों को पते हैं। कार्ल मार्क्स ने धर्म को राजनीतिक धोखाधड़ी, जालसाजी और पूंजीपतियों द्वारा शोषित या हथियार माना है। उन्होंने धर्म को अफीम कहा था, जिसे पूंजीपतियों द्वारा समय समय पर गरीबों को नशे की हालत में रखने के लिए प्रयोग किया जाता है, ताकि वे उनके खिलाफ आवाज़ न उठा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन को पहचानना है हमें। पहला है संस्कृति मानव को मूल्य एवं आदर्श प्रदान करती है, और सेकंड है संस्कृति मानव व्यवहारों में समरूपता लाती है। थर्ड है संस्कृति सामाजिकरण में योगदान देती है। चौथा संस्कृति सामाजिक नियंत्रण में बाधा है। ये कौन सा क्वेश्चन 37 का आंसर बताएं। क्या है 37 का? इसका आंसर हो जाएगा संस्कृति मानव नियंत्रण का में बाधा डालती है, सामाजिक नियंत्रण में बाधा डालती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन शीर्षक पुस्तक किसकी है? योगेंद्र सिंह की, MS गोरे की, कि योगेंद्र सिंह की और MN श्रीनिवास हैं पहले में। और चौथा है PN प्रभु। किसकी पुस्तक है? द सोशल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है ये आपकी दी थी PH प्रभु ने। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। भारतवर्ष में लगभग कितनी जनजातियां हैं? 127, 237, 560, 439। कितनी जनजातियां हैं भारत में? लगभग 560 जनजातियां हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस सेशन का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है। सामूहिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत के प्रेरक कौन थे? आपका इमाम दुर्खीम, CH कूले और GH मीर और फ्राइड। कौन से विद्वान थे? सामूहिक प्रतिनिधित्व की सिद्धांत की प्रतिपादन के कौन है? क्वेश्चन नंबर 14 का ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, और इसका आंसर हो जाएगा इमाम दुर्खीम, क्योंकि दुर्खीम साहब ने चिंतन और सामूहिक प्रतिनिधित्व की धारणा सर्वाधिक धारणा है, सर्वमुख धारणा, जो सामाजिक तत्व को के विश्लेषण पर आधारित है। तो आई होप इस सेशन में हमने 40 MCQ देखे, और आपके 45 हम सेकंड लेक्चर में, जो सेकंड लेक्चर होगा हमारा, ये उसमें लेकर के आएंगे। और ये 2003 का आपका प्रश्न पत्र हम हल करा रहे हैं, जिसमें 85 टोटल क्वेश्चन है। इसमें 40 हमने देख लिए हैं, और सेकंड में 45 हम आपके सामने लेकर आएंगे। तो आई होप आप सभी को ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा, आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिली होगी। और अगर चैनल को पसंद आया हो, चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपके साथ साथ उनकी भी प्रिपरेशन अच्छे से होती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। टाटा बाय बाय।